जितने भी आयुर्वेदा के बारे में जो हमारा एक्सपीरियंस है हम सभी का, हमें ऐसा लगता है कि आयुर्वेदा में आ, वो अर्क मिलता है, उसके एक्सट्रैक्ट्स मिलते हैं, और कुछ ऐसे दवाई की फॉर्मुलेशंस आते हैं जो ज्यादा टेस्टी ना हो। बड़े बड़े बॉटल्स आते थे, दिखने में भी उतना अट्रैक्टिव ना हो। तो पुराने जमाने में आयुर्वेदिक बेसिकली एक्सट्रैक्शन और आमतौर पे हर जगह पे छोटे मोटे मशीनरीज के साथ बनाई जाती थी। उसके एडवांस प्रोडक्शन की फैसिलिटीज नहीं थे। जैसे आज हमारे पास मॉडर्न मेडिसिन के लिए एडवांस फार्मास्यूटिकल प्लांट्स है, उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, अलग अलग डोसेस फॉर्म है। आयुर्वेदा के लिए ये कम होता था। और आयुर्वेदा सरकार का जो बजट है उसमें भी थोड़ा सा कम ही होता है। सो आयुर्वेदा में जिस हिसाब से तरक्की और डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस हिसाब से हुआ नहीं है। अभी थोड़ा बहुत अलग अलग कंपनीज अपने तरीके से आयुर्वेदा को एक्सट्रैक्ट करके अपने प्रोडक्ट्स में डाल रहे हैं। सिस्टम मोमेंट। अलग अलग तरीके से अपने फॉर्मुलेशंस में आयुर्वेदा को डाल रहे हैं। आयुर्वेदा का सबसे वाइड जो यूज आपने सुना होगा आज के टाइम में सबसे ज्यादा, वो अपने कॉस्मेटिक में सुना होगा। अ, जितने भी कॉस्मेटिक प्रिपरेशन आते हैं उसमें आपने देखा होगा टर्मरिक का इस्तेमाल हुआ है, एलोवेरा का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे बहुत सारे प्लांट एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे आयुर्वेदिक कंपनीज भी हैं जो न्यूट्रिशन के जैसा बहुत सारे हर्बल या आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बनाती हैं। लेकिन जो प्योर आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं उसमें हमने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं देखी है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी बहुत लिमिटेड है। आसाम में एक ही आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, और एक ही ऐसा हॉस्पिटल है जो हाल ही में बना है, उसमें 200 बेड हैं। और जितने भी सिविल हॉस्पिटल है उसमें आयुर्वेदा का एक या दो पोस्ट ही होता है। सो आयुर्वेदा सबसे पुराना मेडिकल साइंस होने के बावजूद भी इसको मॉडर्नाइजेशन नहीं किया गया है। इसके कुछ रीजन रहे हैं। पहला रीजन ये है, आयुर्वेदा का जो काम करने का प्रोसेस है, जो मैकेनिज्म है, उसका जो साइंस है वो डिफरेंट है। वो वात पित्त कफ पे काम करती है, और उसका अप्रोच है कि जो बीमारियों का रूट कॉज होता है, इसका जो एक्चुअल कारण होता है उसको मिटाओ। एग्जाम्पल, किसी के शरीर में किसी भी तरह का पेन है तो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन उसको सिर्फ पेन किलर नहीं देते हैं, उसके बाद पित्त कफ को बैलेंस करेगा, उसके बाकी न्यूट्रिशन भी दिया जाएगा, और एक दो ऐसे एक्सट्रैक्ट्स होंगे जिसमें पेन किलर का फंक्शन भी हो। आज के टाइम में आयुर्वेदा को भी लोग थोड़ा सा फास्ट एक्टिंग एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे एलोपैथ के मेडिसिन काम करते हैं, लोगों की उम्मीद है ये फास्ट काम करें। इन्हीं चीजों का ध्यान रखते हुए हमने अपने फॉर्मुलेशन में मॉडर्न डेवलपमेंट्स किए हैं। इसके एक्सट्रैक्शन से लेकर पैकेजिंग तक, इसके फॉर्मुलेशन से लेकर कॉम्बिनेशन तक, डिलीवरी सिस्टम तक हमने कोशिश की है ये मॉडर्न मेडिसिन के जैसा फास्ट काम करे, इसकी पोटेंसी ज्यादा हो। तो नेचर अभी एक आयुर्वेदिक रेंज, मॉडर्न एडवांस आयुर्वेदिक रेंज आप बोल सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स का फोटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ्लैश वन, इरिक वन, पाइल वन, जीपीएम, और भी कुछ प्रोडक्ट्स है जिस कैटेगरी में आते हैं। प्योर है, पावरफुल है, एंशियंट विजडम और मॉडर्न वेलनेस। प्योर का मतलब ये कुछ शब्दों का आप लोग अपने कस्टमर के साथ जरूर बताना है। आज की जो एग्रीकल्चर प्रोसेस है, चाहे खेती बाड़ी खाने पीने का हो, अनाज का हो, सब्जियों का हो, या फिर आयुर्वेदिक प्लांट या फिर हर्बल मेडिसिन का हो, ज्यादातर केसेस में पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होती है। हमने ऑर्गेनिक तरीके से खेती की, एक्स्ट्रा किया है। सो ये प्योर फॉर्म में है। इसमें कोई भी आपको केमिकल या फिर पेस्टिसाइड वगैरह नहीं मिलेंगे। पावरफुल का कारण है कि हमने इसका जो एक्सट्रैक्ट लिया है इसको कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया है। एग्जाम्पल देता हूं। बहुत सारे कंपनीज, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का, आप अगर आप कोई भी जूस का डिब्बा देखोगे उसमें लिखा होगा एलोवेरा जूस 90%, आपको दिखेगा। अब जो एलोवेरा जूस 90% है, वो 90% का मतलब है, मान लो उन्होंने 1 लीटर का एलोवेरा जूस बनाया होगा, तो उसमें 900 ml उन्होंने एलोवेरा का जूस डाला है और 100 ml पानी डाला है।
दिस मीन्स 90%। अब जो 900 ml एलोवेरा का जूस उन्होंने उसमें डाला है, क्या वो 100% एलोवेरा है? जी नहीं। उन्होंने एलोवेरा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसका एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाया। मान लो उन्होंने प्लांट से 10 लीटर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट किया, अब 10 लीटर में 10 लीटर पानी डाल के उसको एक सोल्यूशन बनाया, यानी ये 50% एलोवेरा है। अब 50% का आपने 900 ml ले लिया, तो ये एग्जैक्टली 50% एलोवेरा का 900 ml था। ज्यादातर 10, 15, 20, 30% ही आपको दिखेंगे। तो हमने मोस्ट ऑफ द टाइम प्योर फॉर्म ही लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म लिया है, और इसके एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस भी हमने दो तरीके से लिया है। और हमने इसके साथ जो भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया है वो इस तरह से ऐड किया कि दोनों मिलकर बेहतर काम करें। एग्जाम्पल, आप सभी को शायद पता होगा, हल्दी में कुरकुमिन होता है। अब हल्दी का जो कुरकुमिन है, इसके बहुत सारे बेनिफिट है। ये डिटॉक्सिफायर है, ब्लड प्यूरिफायर है, स्किन के लिए अच्छा है, ब्रेन को ट्रबल करता है, ये एंटीबायोटिक जैसा लेवल आप कह सकते हो, स्किन को हेल्दी रखता है, लिवर के लिए अच्छा है, सो मेनी बेनिफिट्स। कुरकुमिन के साथ जब सिनेमन और क्लोव मिक्स किया जाता है और ब्लैक पेपर, तो कुरकुमिन का गुणागुण कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, जिससे इसकी गुणागुण, इसका बेनिफिट है, वो हमने ऐड किया है। सो दैट्स व्हाई दिस इज पावरफुल। आयुर्वेदा आज तक भी वही सेम साइंस को यूज कर रही है जो हजारों साल पहले हमारे वेदों में लिखा गया था। फिर आप ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम देखो, हर देश का जो अपना एक मेडिसिन सिस्टम होता है वो सारे आयुर्वेदा ही है, और इसको हमने मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ, वेलनेस के साथ कनेक्ट किया है। एंशियन आयुर्वेदा से डिराइव मेडिकल एक्सट्रैक्ट से, इसमें कोई मिलावट नहीं है, होलिस्टिक वेलनेस, सस्टेनेबल एंड एथिकल है, ऑथेंटिसिटी एंड प्यूरिटी, वेगन, जीएमओ फ्री, नेचुरल एंड कोई भी हार्मफुल केमिकल एडेड नहीं है। जीएमओ फ्री का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल नहीं किया गया। इसका मतलब है इसमें कोई भी हाइब्रिड स्पेशीज हमने नहीं ली है। पहला प्रोडक्ट पाइल वन है। पाइल वन को समझने से पहले थोड़ा सा इस बीमारी के बारे में जानते हैं, जिसको पाइल्स या फिर हेमोरॉइड्स कहा जाता है। जो रेक्टल एरिया है, जो इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है जहां से फिशेस बाहर जाती हैं, वो रेक्टल एरिया में अक्सर स्वेलिंग, नोड्यूल्स, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, इस तरह के सिम्टम्स बहुत सारे लोगों को होता है, और एकदम से शुरू नहीं होता है। इसका प्राइमरी कॉज है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन का कॉमन है हमारे खाने पीने में पानी का कमी होना, फाइबर्स की कमी होना, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स की कमी होना, और प्रोबायोटिक्स की कमी होना। पहले 10-20 साल पहले की जमाने की अगर आप 30 इयर्स बैक जो लोगों की लाइफस्टाइल होती थी, 2-3 टाइम लोगों को आसानी से बाउल मूवमेंट होता था, उनकी रेक्टल क्लियर होती थी, 2 से 3 बार उनको वॉशरूम का फीलिंग्स आती थी, और वो नॉर्मल माना जाता था। आज के टाइम में रेगुलर बाउल मूवमेंट लोगों का नहीं होता है, 2 दिन में एक बार होना, 2-3 दिन में एक बार होना। सो ये साइन है कि आपकी बाउल मूवमेंट इम्प्रॉपर है, और इसमें फाइबर, प्रोबायोटिक्स, पानी की कमी है, और ये लंबे टाइम में जाके कॉन्स्टिपेशन एंड सब्सिक्वेंटली पाइल्स की प्रॉब्लम शुरू कर सकती है। 3 कंडीशंस के नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक है पाइल्स, एक है फिशर सेक्युला। ये फोटो में आप समझ सकते हो। ये जो ब्लू कलर का पहला फोटो में पाइल्स जहां पे लिखा है, आपने यहाँ पे एक ब्लू कलर का पाइप देखा है, ये हमारे वेन है। जब बहुत ज्यादा प्रेशर देना होता है, तो जो रेक्टल एरिया में वेन है, वो हमें ब्लड ज्यादा फोर्सफुली जाने के कारण वो ब्लड आता, वहां पे स्वेलिंग होती है, वेन्स के जो वाल्व्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं, और वहां पे इस तरह का स्वेलिंग होके जाता है। दिस इज पाइल्स। कभी कभी ये इंटरनल हेमोरेज भी होता है, कभी कभी एक्सटर्नल, यानी ये अंदर में भी हो सकता है, बाहर में भी हो सकता है। अंदर में आप देखोगे एक दो इसमें स्वेलिंग है। दूसरा है फिशर्स, इसमें रिजेस आते हैं, इसमें रप्चर होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, और इसमें भी स्वेलिंग होती है। चौथा है फिस्टुला, इसमें रप्चर हो जाती है, में स्वेलिंग है,
फिस्टुला में ये टूट के इसमें ब्लीडिंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, और वहां में अल्सर भी फॉर्म होते हैं, और यहाँ में इन्फेक्शन भी फ्रीक्वेंटली होती है। कुछ लोगों को ये सिम्टम्स ज्यादा होने का चांस है जो बहुत भारी चीजें उठाते हैं, यानी आपके एब्डोमेन में प्रेशर ज्यादा होता है। जब आप भारी चीजों को उठाते हो, आप अपने सांस को फोर्सफुली अंदर में प्रेशर देते हो, तो भारी चीज उठती है। उसी तरह से जिनकी बाउल मूवमेंट सही नहीं है, उसी तरह के प्रेशर देते हैं, सो यानी आपके रेक्टल एरिया तक एक ब्लड प्रेशर ज्यादा बन जाती है। ओबेस लोगों को भी हेमोरेड्स होने का चांसेस ज्यादा है, प्रेगनेंसी के दौरान हो सकता है। अगर आपके खाने में फाइबर, वाटर, प्रोबायोटिक्स की कमी है तभी हो सकता है। कौन से हो या डायरिया लॉन्ग टाइम से हो तभी हो सकता है। अगर आप लगातार भारी चीजें उठाने का काम करते तभी हो सकता है। जब आपको टॉयलेट में बहुत लंबे टाइम तक बैठना हो तभी हो सकता है। बाउल मूवमेंट के दौरान आपको बहुत प्रेशर देना होता है तब ये हो सकता है। ये लेफ्ट साइड में पाइल्स के सिम्टम्स हैं। बर्निंग और पेनफुल सेंसेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, इचिंग, इरिटेशन होगा, ब्लीडिंग होती है। अब बहुत बार ऐसा लगता है कि ये एक बार के लिए, दो बार के लिए, या फिर हफ्ते में एक दो बार कॉन्स्टिपेशन का फीलिंग्स आती हैं, तो दैट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके। जब लगातार वहां पे प्रेशर ज्यादा बनता है तो रेक्टल प्रोलैप्स, यानी ज्यादा प्रेशर होने के कारण रेक्टम बाहर आ सकती है। अक्सर फीमेल्स में इसी तरह के कंडीशन आती है जिसको यूटेराइन प्रोलैप्स कहा जाता है। वो यूटेरस थोड़ा सा बाहर आ जाती है सर्विक्स के थ्रू से। इसी तरह से कॉन्टिन्यूसली प्रेशर जब हम क्रिएट करते हैं, कॉन्स्टिपेशन होती है, अनट्रीटेड रह जाती है, तो रेक्टल प्रोलैप्स हो सकते हैं, वो बाहर आ जाएगा। इसके कारण स्फिंक्टर है, उसका जो माउथ है, वो रप्चर या टूट सकता है। वहां में ब्लड सिस्टम, यानी जो वेन्स है, ज्यादा दबाव के कारण वो थोड़ा सा रप्चर हो सकता है। जो वाल्व है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे ब्लड जमा हो सकता है। इसके कारण इन्फेक्शन, स्ट्रैगुलेशन, जैसे आप इस फोटो में देख सकते हो, ब्लॉकेज हो, इन्फेक्शन हो गया, गैंग्रीन हो गया, फिब्रोसिस हो गया, और इन द लॉन्ग रन ये कैंसर जैसा सिचुएशन भी पैदा कर सकती है। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने इसके लिए डिजाइन किया है, इसका नाम है पाइल वन। ये डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, बाउल मूवमेंट के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन को भी कंट्रोल करती है। सो ये बाउल मूवमेंट को हेल्दी रखेगा, डाइजेस्टिव प्रोसेस को हेल्दी रखेगा, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स को कम करे। सो थोड़ा सा हम समझेंगे कि पाइल वन में क्या है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। पाइल्स के जो सिम्टम्स हैं, पेन होना, इरिटेशन होना, ब्लीडिंग होना, इचिंग होना, स्वेलिंग होना, ये सारे सिम्टम्स कम हो सकते हैं। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यानी काफी टाइम से जिसको भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। डाइजेस्टिव हेल्थ आपका बेहतर हो जाएगा। डाइजेशन डाइजेशन बाउल मूवमेंट ये आपका इनहेंस होगा। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन भी बेहतर हो सकता है। इन्फ्लेमेशन कम होगा, सोलिंग कम होगा, और आपको एक सूदिंग फीलिंग होगी जिनको लगातार इसकी शिकायत रहती है। इसमें मुलेठी और हरित की डाला गया है जो पाइल्स के सिम्टम्स को कम करेगा। जितने भी आयुर्वेदिक पॉपुलरी मेडिसिन है जहाँ पे डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, हर एक फॉर्मुलेशन में त्रिफला डाला जाता है, जिसमें से ये दोनों खास इंग्रेडिएंट हैं। दारू हरिद्रा नीम, ये इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, पेन को कम करेगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग को कम करेगा। आरांदा सीड्स बाउल मूवमेंट को बेहतर करती हैं। सौंठ और पिपली ब्लोटिंग सेंसेशन को कम करेगा। बहुत बार डाइजेशन प्रोसेस आपका सही नहीं होता, इमीडिएट खाने के बाद ब्लोटिंग सेंसेशन होती है, उसको कम करेगा। हरर और काली मिर्च डाइजेशन को इनहेंस करेगा। एलोवेरा हाइड्रेशन, एलोवेरा में बहुत सारा पानी होता है, फाइबर होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हाइड्रेशन का काम, बाउल को सॉफ्ट करने का काम, प्रोबायोटिक्स का काम और न्यूट्रिशन का काम भी करेगा। लेकिन एक खास मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, कोई भी प्रोडक्ट सिर्फ अकेले काम नहीं करेगा, इसके साथ हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने होंगे। पहला चेंज है वजन को कम करने की कोशिश करें, जल्दी सोए, जल्दी उठें। फूड हैबिट में चेंजेस लाने होंगे, जैसे हरी सब्जियां, सलाद, साग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज्यादा ज्यादा लें।
जो भी फ्रूट्स आप छिलके के साथ खा सकते हैं, जो भी वेजिटेबल्स आप छिलके के साथ खा सकते हैं, उसको ज्यादा ज्यादा छिलके के साथ ले। खाने में हमेशा पानी का और फाइबर का और प्रोबायोटिक्स का अमाउंट बढ़ाएं। ब्रेकफास्ट बड़ा, लंच छोटा, डिनर एकदम छोटा। बाहर का खाना पीना जितना हो सके बंद करें, फ्राइज को बंद करें। तो ये बेसिक अच्छे हैबिट्स को अपनाएं और साथ में इन प्रोडक्ट्स को यूज करें। इस बॉक्स में आपको 67 कैप्सूल मिलते हैं। 7 ग्रीन कलर के कैप्सूल होते हैं और 7 ग्रीन कलर कैप्सूल एंड 60 रेड ऑरेंज कैप्सूल। जो रेड ऑरेंज कलर का कैप्सूल है वो आपको पहले नहीं लेना है। पहले 7 दिन ग्रीन कैप्सूल से स्टार्ट करना है। सो फर्स्ट 7 नाइट्स ओनली ग्रीन कैप्सूल। पहले 7 रात को आपको सोने से पहले ग्रीन कैप्सूल लेना है। अगले दिन से यानी 8वें दिन से सुबह शाम दो दो रेड ऑरेंज कैप्सूल आपको लेना है। एक डिब्बा खत्म होने में आपको 37 डेज हो जाएंगे। अगर आपका वजन ज्यादा है, नॉट 37, 22 डेज। एक दिन में 4 ऑरेंज कैप्सूल का मतलब है 15 डेज एंड 7 ग्रीन कैप्सूल का मतलब है 7 डेज। सो 22 डेज आपको 90 डेज के लिए लेना पड़ेगा, यानी 4 बॉक्सेस, 4 डिब्बा आपको लेना पड़ेगा। इसके साथ एलोवेरा जूस और लिवर वन कैप्सूल, ये दोनों बहुत सपोर्टिव प्रोडक्ट हो सकते हैं। अगला प्रोडक्ट है फ्लश वन। किडनी स्टोन के लिए प्रोडक्ट हम रेकमेंड करते हैं, नाम से आपको पता चलता है फ्लश वन। लेकिन ये सिर्फ किडनी स्टोन के लिए नहीं है। यानी अगर किसी को किडनी में दूसरी प्रॉब्लम से स्टोन नहीं है, सिस्ट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, आपकी यूरिन प्रोडक्शन और इसका एक्सक्रीशन सही नहीं है, बर्निंग सेंसेशन है, तब भी आप फ्लश वन दे सकते हैं। यानी स्टोन के साथ साथ बाकी प्रॉब्लम्स को भी दूर करती है। इसमें पशान भेद, बरून, अपमार, पुनर्नवा, कुटकी, गोक्षरु और मुलस्का डाला गया है। ये किडनी स्टोन की फॉर्मेशन को रोकता है, स्टोन को तोड़ने का काम करता है, पेन को भी कम करता है। इसके बेनिफिट से पहले हम किडनी स्टोन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अक्सर किडनी स्टोन हमारे यहाँ पे अल्ट्रासोनोग्राफी के बाद ही पता चलता है, क्योंकि हमें सिम्टम्स नहीं पता कि कब हो सकता है, और हम बीमारियों के लेके तब सीरियस होते हैं जब अनबेरेबल हो, जब आपसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है 100 डिग्री के बुखार में काफी सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको बुखार हुआ है। 102 103 में ही हम थोड़ा सीरियस होते हैं। हल्के फुल्के पेन से लोग अपना काम काज जिंदगी को नहीं रोकते, अनलेस इज वेरी सीवियर और आप बेड रिडन ना हो। सो किडनी स्टोन के जो सिम्टम्स हैं उसको अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। पहला सिम्टम है वॉमिटिंग होगा और वॉमिटिंग की फीलिंग्स आएंगी कमर के पीछे और सामने, खास करके पीठ पीछे, कमर के पीछे नीचे की तरफ में आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। किडनी हमारे बैक साइड में लोअर हिप के आसपास में होता है। यूरिनेशन के दौरान पेन हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है। बुखार आएगा और शिवरिंग होगा, जैसे मलेरिया में शिवरिंग के साथ बुखार आती है, उसी तरह से शिवरिंग के साथ बुखार आएगा। आपको यूरिनेशन की फीलिंग्स है लेकिन आप ठीक से कर नहीं पाओगे। सो दिस आर द कॉमन सिम्टम, और ये बार बार आपको आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज और 1 महीने के बाद आएगा, हर दूसरे चौथे दिन में इसका कोई ना कोई सिम्टम्स आपको दिखेंगे। तो इस तरह के सिम्टम्स अगर लंबे टाइम तक है, इट कुड बी ए किडनी स्टोन, जिसको हम रेनल कैलकुली भी कहते हैं। इन लोगों को किडनी स्टोन होने का रिस्क ज्यादा है जो पानी कम पीते हैं, जो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन रिच फूड लेते हैं, जो बहुत ज्यादा शुगर या फिर सॉल्ट वाला खाना लेता है, और ये दोनों पैक फूड बाहर का खाने में ज्यादा होती है। फैमिली में किसी को भी किडनी स्टोन का हिस्ट्री रहा होगा, यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी में कोई भी डिजीज प्रीवियस हिस्ट्री होगी, तब आपको हाल ही में अगर इंटेस्टाइन और स्टोमक की सर्जरी हुई होगी तब, और बहुत सारे मेडिसिन के इस्तेमाल से भी किडनी स्टोन हो सकता है। जैसे मिर्गी की बीमारी में जो दवाई ली जाती है उसके कारण हो सकता है, बीपी की दवाई लेने से भी किडनी स्टोन हो सकता है, और बहुत सारे एंटासिड से भी हो सकता है, बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस में भी हो सकता है। राइट साइड में जो आपको फोटो दिख रहा है थोड़ा सा चॉकलेट कलर का, ये किडनी का फोटो है, एकदम राइट वाला किडनी है।
और उसके लेफ्ट में जो फोटो है वो यूरिनरी ब्लडर का है। ये राइट साइड में जो आपने किडनी का फोटो देखा और वहां से एक पाइप नीचे आ रही है, यही दो इसे इस ब्लडर में आती है। इस पाइप का नाम है यूरेटर और ये है ब्लडर। और इस ब्लडर से यूरिन जब बाहर जाती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। किडनी के जो सरफेस के आसपास के एरिया है वहां में किडनी के फिल्टर यूनिट्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहा जाता है। वहां पे रोजाना 180 लीटर ब्लड फिल्टर होती है। और उस ब्लड में अगर कैल्शियम रिच मिनरल ज्यादा हो तो लंबे टाइम में वो धीरे धीरे स्टोन फॉर्म करती है। जैसे आप देख सकते हो, किडनी का जो माउथ है जहां से एरोटर शुरू होती है उसमें स्टोन फॉर्म हुआ है किडनी में। सो यहाँ में किडनी स्टोन फॉर्म हो सकती है, अंदर में भी हो सकते हैं किडनी के अंदर में, यानी जो छोटे छोटे ओपनिंग्स आपको दिख रहा है वहां में भी हो सकता है। यूरेटर के पाइप में भी हो सकता है और यूरिनरी ब्लैडर में भी हो सकता है, यानी किडनी में, पाइप में, ब्लैडर में, कहीं में भी स्टोन हो सकती है। ये स्टोन फॉर्म होने के कुछ रिस्क फैक्टर है, यानी कुछ लोगों को स्टोन ज्यादा फॉर्म हो सकती है। कैसे? उम्र के साथ स्टोन फॉर्म होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये जेंडर स्पेसिफिक स्पेसिफिक भी है। मेल फीमेल के हिसाब से कुछ कैटेगरीज में ज्यादा देखी जाती है। आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंड करता है, मिनरल पे, क्लाइमेट पे, आपकी जेनेटिक्स पे, और पानी कितना पीते हैं, और आपके पानी में हेवी मेटल्स कितना है, मिनरल्स कितना है, उस पर डिपेंड करता है। अगर किडनी के मॉर्फोलॉजी में, एनाटोमी में कोई इशू है, जेनेटिकली आपकी किडनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तब स्टोन का होना, फॉर्म होने का चांसेस ज्यादा है। इन्फेक्शन अगर है तब स्टोन फॉर्म होने का चांसेस ज्यादा है। मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी है तब भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स, आपके ब्लड में अगर कैल्शियम ज्यादा है तब भी हो सकता है, क्रॉन्स डिजीज में। और किडनी की अगर पीएच एसिडिक हो तब भी हो सकता है। ये जो एंटर किडनी स्टोन फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। पहला स्टेप है, जब आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो और 180 लीटर ब्लड को किडनी रोजाना फिल्टर करती है, तो फिल्टर करते करते थोड़ा सा कैल्शियम मिनरल किडनी में जमा होने लगता है। इसको न्यूक्लिएशन कहा जाता है। और आपको दिखेगा बनी बहुत माइन्यूट है। और उस न्यूक्लिएशन में धीरे धीरे कैल्शियम के क्रिस्टल ग्रो होगी और फिर क्रिस्टल एग्लोमेरेशन होगा। न्यूक्लिएशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल ग्रोथ और एग्लोमेरेशन, और इसी से ही किडनी बनती है। सो आपने अब थोड़ा डिटेल में सिखाते हैं। कैल्शियम के मिनरल्स जमा होना शुरू हो गया, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब, अगर आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लो और उसमें नमक मिक्स करने की कोशिश करो। एक टाइम तक बहुत सारा नमक मिक्स हो जाएगा, उसके बाद आप ज्यादा नमक डालोगे तो वो और मिक्स नहीं होगा। और अब पानी धीरे धीरे ठंडा होगा और आपको दिखेगा नीचे सोडियम क्लोराइड यानी नमक का क्रिस्टल बनने लगा है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के पहले का स्टेज था कि उस पानी में जितना नमक जा सकता था उतना नमक हमने भर दिया। मैक्सिमम कैपेसिटी का सोडियम क्लोराइड यानी सॉल्ट पानी में डिसॉल्व हो चुकी है और गर्म पानी में और ज्यादा डिसॉल्व हो चुके हैं। इसको बोलते हैं सैचुरेशन, यानी मैक्सिमम डिसॉल्व हो गया। सो जितना कैल्शियम हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो सकता है उससे ज्यादा जब डिसॉल्व होने लगेगा उसको कहा जाता है सुपर सैचुरेशन, और वो फिल्टर यूरिन में रहेगा। उसके बाद न्यूक्लिएशन, उसके बाद क्रिस्टल ग्रोथ, फिर एग्रीगेशन, फिर क्रिस्टल सेल इंटरेक्शन। ये क्रिस्टल किडनी के जिस भी पार्ट में जमा होगा उसके सेल के साथ कनेक्ट करेगा, फिर वहां पे जमा होगा और बढ़ने लगेगा और फिर वो स्टोन बनेगा। और एक बेहतरीन प्रोडक्ट हमने डिजाइन किया है जिसका नाम है फ्लैश वन। ये लिथोट्रोपिक एजेंट डाला गया है इसमें, पशन भेद। लिथोट्रोपिक का मतलब है, अगर किसी के किडनी में बड़ा साइज का स्टोन, उसको वो ये तोड़ के छोटा करेगा। यानी ये सिर्फ स्टोन को किडनी से बाहर निकालने का काम नहीं करता, बल्कि बड़े स्टोन्स को तोड़ के छोटा करने का काम भी करता है, ब्रेकिंग डाउन द स्टोन साइज। इसको बोलते हैं लिथोट्रोपिक। फिर बरून इन स्टोन्स को यूरिन में ही डिसॉल्व करेगा, मिक्स कर देगा, और फिर ये बाहर चला जाएगा। अपा मार्ग डाला गया है जिससे यूरिन फ्लो बढ़ेगा।
कुट की इसमें डाला गया है जिससे किडनी डिटॉक्सिफाई होगा। दवा डाला गया है जो डाययूरेटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी का काम करता है। डाययूरेटिक का मतलब है यूरिन आउटफ्लो ज्यादा होगा। आप लोगों ने एक दवाई का नाम सुना होगा, लेसिक्स। जब लोगों के बॉडी में पानी जमा होता है तो लेसिक्स की टेबलेट दी जाती है। ये डाययूरेटिक है। इससे किडनी ज्यादा यूरिन बॉडी से बाहर निकलती है और बॉडी में जो पानी जमा है वो निकल जाता है। सो ज्यादा यूरिन आउटपुट यानी ज्यादा डिजोल्व स्टोन बाहर जाएगा। गोक्षरू डाला गया है जिससे किडनी इन्फेक्शन कम होती है। आज के टाइम में किडनी की इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। इसमें डाला गया मुलास्कर जिससे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बंद हो जाएगा। यानी यूरिन में कैल्शियम ज्यादा है लेकिन एक क्रिस्टल फॉर्म नहीं करेगा। सो फ्लश वन स्टोन को तोड़ने का काम, टूटा हुआ स्टोन को यूरिन के साथ मिक्स करके बाहर निकलने का काम, ज्यादा यूरिन प्रोडक्शन का काम, ज्यादा यूरिन को बॉडी से बाहर निकलने का काम, और साथ में किडनी स्टोन को फॉर्म होने से रोकने का काम भी करता है। सो मल्टी पॉइंट अप्रोच है जिससे आप किडनी स्टोन को रोक सकते हैं। 1 से 2 कैप्सूल दिन में आपको 2 से 3 बार लेना है। और इसके साथ ध्यान रखें पानी ज्यादा पिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा ले, प्रोटीन रिच डाइट को कम से कम ले। एक और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है जिसका नाम है यूरिक वन। ये यूरिक एसिड में दिया जाता है। यूरिक एसिड हमारा बॉडी का एक नॉर्मल मेटाबोलाइट है। मेटाबोलाइट का मतलब है हमारा बॉडी में जब हम खाना खाते हैं हमारा बॉडी एनर्जी बनाती है और उस एनर्जी को हम यूज करते हैं। उसके बाद अनवांटेड चीजें बॉडी से बाहर जाती है। इस पूरे प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट बनती हैं और वो बॉडी से बाहर जाती है। सो यूरिक एसिड एक ऐसा ही मेटाबोलाइट है जो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ब्लड में एक मिनिमम अमाउंट पे रहता है और इसके बहुत सारे रोल है। ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, बहुत सारे चीजों को डिसॉल्व करने में मदद करना, और बहुत सारे चीजों का कैरियर भी है यूरिक एसिड। ब्लड में बहुत सारी चीजों को यूरिक एसिड पकड़ के इधर से उधर लेके जाता है। और बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस का इंटरमीडिएट भी है। हम जब शुगर यूनिट बनते हैं, प्रोटीन टूट के अमीनो एसिड्स बनते हैं, फैट टूट के फैटी एसिड्स बनते हैं। उसी तरह से खास तरह का सेल्स जिसमें डीएनए हो, यानी जिंदा सेल जिसमें डीएनए होता है, वो बॉडी में खाने की डाइजेशन में अगर आता है, वो डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से प्यूरिन जो स्ट्रक्चर है बॉडी उसको यूरिक एसिड में कन्वर्ट करती है। अब आप लोग सोचोगे जिंदा सेल हमारे बॉडी में कहां से आएगा? हमारे खाने की आंत इंटेस्टाइन में रोजाना हमारे खुद के लाखों करोड़ों सेल्स मरते हैं। जो हमारे स्टोमक है उसका जो अंदर का लाइन है जो हमेशा एसिड से कांटेक्ट में आता है, हर मिनट में उसके करोड़ों सेल बदल जाते हैं। वो सारे सेल्स में डीएनए होता है और ये पूरा हमारे खाद्य नली में आता है। पूरे इंटेस्टाइन में हमारे खुद के सेल्स मरते हैं और उसमें करोड़ों की तादाद में बैक्टीरिया, पूरे बैक्टीरिया भी, ये सारे बैक्टीरिया जब मरते हैं उसके डीएनए डाइजेस्ट होने के बाद प्यूरिन फॉर्म में रहने के बाद वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। और बहुत सारे ऐसे फूड भी है जो प्यूरिन बेस्ड हैं, जैसे किसी भी तरह का बीन, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, इन सारी चीजों से कोई भी एनिमल प्रोटीन, ये सारी चीजों से आपके बॉडी में प्यूरिन का, ये प्यूरिन बेस्ड है और प्यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है और वो मेटाबॉलिज्म के बाद यूरिक एसिड में कन्वर्ट होती है। हमारे बॉडी यूरिक एसिड को एक सर्टेन लेवल तक ब्लड में जमा रख सकती है। मान लो आपके बॉडी में यूरिक एसिड बहुत ज्यादा हो गया, किडनी इसको फिल्टर करेगा, लेकिन किडनी का भी एक लिमिटेशन है, ये बहुत ज्यादा फिल्टर आउट नहीं कर सकता। अप टू सर्टेन लेवल ये फिल्टर कर सकता है। जब उस लेवल से ज्यादा हो जाएगा ब्लड में
तो ब्लड में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगेगी। और ये यूरिक एसिड एज ए क्रिस्टल पैरों में, पैरों की उंगलियों की इस पार्ट में जमा होने लगती है, खास करके यहाँ पे घुटनों में भी हो सकता है, हाथों में भी हो सकता है। और ये क्रिस्टल जमा होते ही आपको एक बहुत सीवियर पेन की फीलिंग्स आती है, उसी को ही गाउट कहा जाता है। गाउट बहुत कॉमन सिम्टम है आज के टाइम में हमारे लोगों में। पानी कम पीना इसका प्राइमरी रीजन हो सकता है, और प्यूरिन बेस्ड फूड ज्यादा लेना इसका राइट साइड का फोटो देखते हैं बहुत बार गाउट आपको तीसरे वाले जो फोटो है ना, या फिर दूसरा वाला जो फोटो, यहाँ पे पता चलता है। पहला फोटो में किसी को गाउट पता नहीं चलता है। आपको लगेगा आज तो मैंने कुछ खाया ही नहीं था ऐसा प्यूरिन बेस्ड फूड, आज कैसे हो गया। वो आज का नहीं है, 3 दिन पुराना है। इसको कहते हैं एसिम्प्टोमेटिक गाउट, यानी आपके खाने पीने के कारण 3 दिन तक यूरिक एसिड की मात्रा ब्लड में बढ़ने लगेगा, और वो धीरे धीरे क्रिस्टल के फॉर्म में आपके बॉडी में जमा होने लगेगा। सो 2 से 3 दिन तक ये जमा होगा, तब तक आपको पेन की फीलिंग्स नहीं आएंगी। ये दूसरे स्टेज में आएगा, एक्यूट इंटरमिटेंट गाउट। ये तीसरे से 10वें दिन तक ये पेन की फीलिंग्स रहती है, स्वेलिंग, पेन, स्टिफनेस, रेडनेस, फैटिक एक्सेट्रा। तीसरा है टोफोशियस गाउट, क्रॉनिक टोफोशियस गाउट। यूरिक एसिड की मात्रा इतना ज्यादा बढ़ेगा कि वो जॉइंट्स में ज्यादा मात्रा में जमा होने के कारण हड्डियों की शेप बदल जाएगी, हड्डियां स्वेली हो जाएगा और परमानेंट हो जाएगा। बहुत सारे पैरों में आपने यहाँ पे देखा होगा बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, वो यूरिक एसिड के कारण हुआ है। यूरिक एसिड बनने का कारण प्यूरिन ज्यादा लेना, आपके खाने पीने में ये सारी चीज अगर ज्यादा हो, मीट, सी फूड, बियर, डिस्टिल्ड स्पिरिट्स, फ्रूक्टोज ड्रिंक्स। सो जो लोग दूसरा प्रोटीन बेस्ड खाना पीना ज्यादा नहीं लेते, लेकिन ब्रेवरेजेस, बियर जैसे फूड ज्यादा लेते हैं, ड्रिंक्स ज्यादा लेते हैं, उनको भी यूरिक एसिड हो सकता है। इसके रिस्क फैक्टर हैं, मेल में ज्यादा होता है, बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा होता है, अगर आपका वजन ज्यादा है तब भी ज्यादा होगा। कुछ खास लोगों को, पैसिफिक आइलैंड लोग हैं उनको ज्यादा होता है। पोलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक्स, ये एक जेनेटिक फैक्टर है। और किडनी डिजीज में भी हो सकता है। जब आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा हो जाएगा, आई मीन यूरिक एसिड ज्यादा हो जाएगा, और आपको गाउट की अटैक्स आएंगे, या फिर हाइपर यूरेसिमिया, यूरिक एसिड ज्यादा होने के कारण जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन होगा। इसके कारण किडनी स्टोन हो सकता है, ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, किडनी की डिजीज हो सकती है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी आ सकती है। ये है यूरिक एसिड डेपोजिट होने का सबसे कॉमन लोकेशंस, पैरों की उंगलियों में, घुटनों में, आपकी एल्बो में और रिस्ट में। और इसके साथ साथ किडनी स्टोन भी ज्यादा होने का चांसेस है। सो एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है यूरिक वन। लेकिन इससे पहले बता दो, पहला चीज है हेल्दी लाइफस्टाइल, दूसरा चीज है हेल्दी फूड हैबिट्स, फिर ज्यादा पानी पीना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज्यादा लेना, साग सब्जी ज्यादा लेना, बाहर का खाना पीना कम करना। एंड देन दिस प्रोडक्ट यूरिक वन, इसमें महाराष्ट्री धान, गूगल, गिलोय, पुनः नब्बा, हल्दी, निर्गुंडी, गोक्षरू और ये सारे इंग्रेडिएंट्स डाला गया है। ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने का नेचुरल मैकेनिज्म है। जैसे यूरिक एसिड की प्रोडक्शन से लेकर डेपोजिशन से लेकर, प्रोडक्शन और डेपोजिशन को कम करेगा, और बॉडी से यूरिक एसिड को बाहर निकल। आपको एक लाइव टेस्टिमनी, आई मीन एक जेन्युइन टेस्टिमनी सुनाना चाहूंगा। यूरिक एसिड, कोल्चिसिन, ये यूरिक एसिड के पेन को कम करता है। फिर फेबुक्सोस्टेट, इससे यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फिर 1-2 डायरेटिक्स भी दिया जाता है ताकि यूरिक एसिड एक्सक्रीट भी ज्यादा हो, और साथ में कुछ और भी पेन किलर दिया जाते हैं, खास तरह से स्टेरॉइड्स। ये कॉमन मेडिसिन है। यूरिक एसिड के पेशेंट के पास आपको हमेशा ही कोल्चिसिन मिलेंगे, आपको प्रेडिसोलोन मिलेगा, आपको फेबुक्सोस्टेट मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस में यूरिकन को मैंने रेकमेंड किया लोगों को, और उनका फीडबैक है कि तमाम मेडिसिन के मुकाबले यूरिक वन अकेला ही ज्यादा अच्छा काम करता है। सो यूरिक एसिड को रेगुलेट करता है, रेगुलेट का मतलब इसके प्रोडक्शन को कम करेगा, एक्सक्रेशन को बढ़ाएगा। यूरिक एसिड अगर ब्लड में लिमिट से ज्यादा कम हो जाए तब भी आपको नुकसान हो सकता है, यानी ये लिमिट को मेंटेन करेगा, ना ज्यादा ना कम। ये जॉइंट पेन्स, गाउट,
और यूरिक एसिड से होने वाले पेन इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, किडनी को हेल्दी रखता है, यूरिक एसिड और दूसरे टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, ब्लड प्यूरिफाई करेगा और ओवरऑल वाइटलिटी में भी मदद करेगी। सो महारषडी घान पुनर्नबर गोखरू एक्सेस यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालेगा। पुनर्नबर डाययूरेटिक है, यानी यूरिन प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यूरिक एसिड की प्रोडक्शन कम हो जाएगा और बॉडी से बाहर ज्यादा चला जाएगा। हल्दी और गूगल इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, निर्गुंडी स्टिफनेस को कम करेगा, मूवमेंट को बढ़ाएगा, गिलोय इम्यून बूस्टर है और इसको 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार आप जरूर लें। अगर कोई क्रॉनिक यूरिक एसिड के मरीज हैं जिनको काफी टाइम से हो रहा है, आप शुरुआत के 2-3 महीना लगातार 2-2 कैप्सूल दिन में 3 बार लें। जिस दिन भी आपको लगता है कि अटैक आ गया है या फिर आपको लगेगा खाना पीना सही नहीं रहा, आज यूरिक एसिड के अटैक हो सकती है, उस दिन एज ए प्रिवेंशन भी आप 2 कैप्सूल एडवांस में ले सकते हैं या फिर रेगुलर कंज्यूम करें 2 कैप्सूल दिन में 3 बार। जैसे थोड़ा बहुत स्टेबल होगा, फिर 1-2 महीने के बाद आप इसको। सो दिस इज ऑल अबाउट 3 इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो हम आज हमने डिस्कस किया। ये 3 प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर किसी का सवाल है, किसी का भी, पाइल 1, फ्लश 1, यूरिक 1, आप पूछ सकते हैं। पाइल 1, फ्लश 1, यूरिक 1। और अगर किसी के पास टेस्टिमनी है उनका हो, फ्लश ले सकते हैं। पंकज जी ने पूछा है कि पाइल में 2 कैप्सूल आता है, ग्रीन है रेड है, कब कब लेना है? पहला 7 रात को ग्रीन 1 लेना है, फर्स्ट 7 नाइट्स रात को सोने के टाइम में ग्रीन 1 लेना, ग्रीन वाला लेना है। और नेक्स्ट डे से यानी 8वें दिन से रेड कलर का, वो एक्चुअली ऑरेंज रेड कलर है, ऑरेंज रेड वाला लेना है। एक और सवाल आया, क्या पाइल्स में हम सिर्फ पाइल 1 दे? जी नहीं, आप इसमें 2-4 सपोर्टिव प्रोडक्ट दे सकते हैं। पहला, एवीबीटी जूस रात को सोने से पहले और सुबह खाली पेट, इससे उनको बहुत ज्यादा पानी मिलेगा और फाइबर मिलेगा। ये प्रीबायोटिक्स भी हैं। उसके साथ आप एक लीवर 1 कैप्सूल भी दे सकते हैं। और खाने पीने में जो भी हमने उनको अच्छे सजेशंस दिए उसको भी फॉलो करें। किसी ने पूछा कि अगर पाइल्स में ब्लड आए तो, वो तो हमने ऑलरेडी दिखाया ही था कि जो फिस्टुला है, फिशर से उसमें ब्लड आएंगे तो उसमें आप जरूर दे सकते हैं पाइल 1, और ये जो बाकी प्रोडक्ट्स मैंने बताए वो दे सकते हैं। सूरज जी ने बताया कि एक टेस्टिमनी उनका है, हम जरूर सुनेंगे। अनम्यूट हो जाए सूरज जी। Recording in progress. जी सूरज जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मेरा नाम सुरेश कुमार है सर। बाय प्रोफेशनल मैं डॉक्टर भी। मैंने एक टेस्टमनी लिया है सर किडनी स्टोन के बारे में। उसका 7 mm था राइट साइड में, फेल थी वो। मैं अपना उनको जो प्रोडक्ट दिया है फ्लैश 1, वो देने के बाद उसका हो गया और कर रही है सर। नहीं तो वो 3 दिन से सर वो इंजेक्शन लगवा रही थी वोवरान एसआर के एलोपैथी के द्वारा। काफी अच्छा रिजल्ट आया। वोमिटिंग होने का सजेशन हो रहा था, वो भी नहीं हो रहा सर उसको, और काफी अच्छा फील कर रही है और खुश भी है सर वो। अब मुझे ये प्रोडक्ट सजेशन करने के लिए 3-4 बार पहले वो ले चुकी थी, बार बार बन रही थी, बट अब वो काफी उसको रिलीफ है सर। बहुत खुश है सर वो। वंडरफुल। अभी जब ये 3 महीना या फिर 1 महीना हो जाएगा, एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करा के आप कंफर्म करा लेना। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू सो मच। Recording stopped. ये क्या चाहिए? 15 mm का वही प्रोडक्ट वीना जी जो हमने डिस्कस किया। पानी ज्यादा पीना है, बाकी जो भी सजेशंस दिया था वो, और साथ में फ्लश 1। इकबल जी ने पूछा है कि अगर कोई अंग्रेजी दवा ले रहा है
उनके मेडिसिन के साथ ये सारे प्रोडक्ट आप आराम से ऐड कर सकते हैं, इसका बेनिफिट डबल होगा। रावत जी ने पूछा यूरिक एसिड के साथ एसबीटीसी दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। नंद किशोर जी ने लिखा है, उनका भी टेस्टिमनी है। जी आप अपना वीडियो ऑन करें एक बार और अनम्यूट हो जाएं, नंद किशोर जी। साथियों सभी को नमस्कार। नाम नंदकिशोर और पलवल से बिलोंग करता हूँ। सर एक्चुअली अभी यूरिक एसिड का एक बहुत अच्छा टेस्टमनी मेरे पास आया। हमने 7 साल का एक केस हम लोग हैंडल कर रहे हैं सर, एक्सीडेंटल केस। बता दूंगी तो और 3 महीने में सर उनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। उन्हीं के फादर को पास में सुजवाड़ी गांव है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर जी मेरी? सर। हाँ, पास में सुजवाड़ी गांव है। वहां पे उन्हीं के फादर को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था और उनको ना टॉयलेट नहीं आ रहा था। और साथ में उनको गुदूद जो होते हैं ना, प्रोस्टेट जो होते हैं, उसके अंदर सोलिंग थी सर। और एक डॉक्टर है हमारे पास नियर बाई, एक हॉस्पिटल है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका। उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया और वो बोले सर ऑपरेशन कराइए। वो कह रहे थे कि सर मेरा ना मन नहीं मान रहा, मैं ऑपरेशन नहीं करना चाहता, आप मुझे डिस्चार्ज कर दीजिए। सर वो जैसे तैसे डिस्चार्ज करके आ गए और उनको याद आया कि एक्चुअली नंदकिशोर जी, हमें डॉक्टर साहब बोलते हैं वो लोग, और बोलो उनसे बात कर लेते हैं एक बार। और उन्होंने मुझसे जैसे बात की तो सर वो लगभग हमने प्रोस्टेट वन और अपना यूरिक वन और एक एसबीटीसी जूस, सर 3 चीज दिए। आप विश्वास नहीं करोगे, मात्र 2 घंटे की डोज में जो उनको दर्द हो रहा था ना सर, वो दर्द ठीक हो गया। और लगभग 4 दिन हो गए लेते हुए सर, एक्चुअली वो ऑपरेशन का अवॉइड हो गया है। अभी 4 दिन ही हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, 4 दिन हुए, ऑपरेशन अवॉइड हो गया सर, बड़ा अच्छा रिजल्ट आ रहे ओके, वेरी नाइस। आप फॉलो अप करते रहना, 90 डेज का कोर्स कंप्लीट कराना, और हो सकता है पूरा पूरा रिकवर हो जाए। थैंक यू सो मच नंद किशोर जी। हैं। थैंक यू सर। Recording stopped. ये जो आयुर्वेदिक रेंज के बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आपने सही तरह से प्रोडक्ट दिया, आई रिपीट, अच्छे से काउंसलिंग करा है, फिर हमने उनका लाइफस्टाइल को चेंज किया, फूड हैबिट को चेंज किया, और सही तरह के प्रोडक्ट आपने अगर दिया, 90 डेज में ज्यादातर केसेस में आपको रिकवरी मिलेंगे। एक और टेस्टिमनी ललिता तानवर जी ने लिखा है, एक बार अनम्यूट हो जाए मैम, अनम्यूट कर लीजिए। Recording in progress. नमस्ते सर। जी मैम नमस्ते। सर मैंने 3 महीने पहले गालगुडेर स्टोन था मेरे को, उसका ऑपरेशन कराया था। तो सर ऑपरेशन कराने के बाद मेरे जो घुटने हैं उनमें दर्द रहने लगा, और बिना सपोर्ट के ना तो फिर मेरे से खड़ा हो जाता था और ना ही बैठा जाता था। तो फिर सर मैंने 2 प्रोडक्ट लिए सर, एसबीटी जूस और ऑर्थोवन। उन्हें लेने के बाद जब 1 महीने बाद मैंने देखा तो सर मुझे बहुत फ़ायदा मिला उससे, और अब मैं बिना सपोर्ट के खड़ी भी हो सकती हूँ और बैठ भी जाती हूँ। तो सर एस्टोनिया वन का मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे प्रोडक्ट बनाए, जो वो बहुत फ़ायदा दे रहे हैं हमको सर। थैंक यू सर, इतना ही कहना था मेरे को। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर टेस्टिमनी। Recording stopped. और रावत जी ने लिखा है एक टेस्टिमनी उनके पास भी है। रावत जी आप अनम्यूट हो जाएं और प्लीज वीडियो ऑन करें। नमस्कार सर, आर एस रावत देहरादून से। आपको एक मिनट में और आपको पिछले ऐड करता दो हूँ ढाई रिकॉर्ड। महीने से रावत जी एक सेकंड, आपको ऐड करूंगा और मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा, तब आपने शेयर करना है। Recording in progress. जी बताए रावत सर। मैं आर एस रावत देहरादून से। और पिछले दो ढाई महीने पहले मुझे एक शख्स मिले थे मेडिकल शॉप पे, तो वो कुछ यूरिक एसिड और घुटनों में, जॉइंट्स में दर्द के लिए कुछ दवाई दे रहे थे। तो क्योंकि मेडिकल शॉप थी तो मैं चुप रहा, मैंने कहा किसी की दुकान पे इस तरह अपनी बात रखना ठीक नहीं होता। लेकिन वो लेडीज मुझे जानती थी मेडिकल शॉप वाली, तो ऐसी बातचीत हुई, उन्होंने बोला ये रावत जी हैं, ये आपको आयुर्वेदिक वाली कुछ अच्छी दवाई देंगे, हमारे पास तो पेन किलर होगा।
तो उसके बाद फिर मैंने उन्हें अपना नंबर शेयर किया और उन्होंने अपना नंबर दिया, और नेक्स्ट डे मैं उनसे मिलने चला गया। फिर उनको मैंने एक यूरिक यूरिक 1, एसबीटीसी और लीवो 1 और एक जो उसके लिए होता है हमारे जीबीएम, सॉरी। तो ये चीजें दी उसको उनको। उसके बाद वो लेते रहे लगातार। फिर नेक्स्ट मंथ भी उन्होंने मुझे फोन किया कि सर मुझे चाहिए, जबकि वो अभी वो पंतनगर यूनिवर्सिटी में है। तो यहाँ देहरादून की बात है। फिर उन्होंने बोला मुझे सर यहाँ भेजो, कैसे भेजोगे? तो कुदरती एक लड़का वहां से आ रखा था, उन्हीं के उससे छुट्टी आ रखा था, और अचानक ही मेरी उससे भी ऐसी मुलाकात हो गई। मैंने बातचीत की, मैंने कहा बेटा कहाँ रहते हो, क्या करते हो? कहते मैं पंतनगर यूनिवर्सिटी। मैं कहा यार बेटा तुमसे एक काम है, मुझे अपना नंबर दो। फिर मैंने उन्हें अपना उनसे उससे नंबर लिया और उससे बात की। तो फिर मैंने उनको बोला सर एक लड़का आ रखा है, अगर आप कहो तो मैं उसके हाथ भिजवा दूं? कहते हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे मेरा नंबर दे देना। तो आप हैरान हो जाओगे, मैंने उन्हें वो नेक्स्ट टाइम फिर प्रोडक्ट दिया। फिर उसके बाद अभी परसों उनका फिर फोन आया कि सर एक और भेज दो। तो मैंने कहा आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसे लग रहा है? तो कहते काफी तब से मुझे आराम है, और नहीं तो मैं तो पेन किलर ही खाता रहता था। और ऐसा ही एक उसका एसबीटीसी सिंगल का एक प्रोडक्ट है, लेडीज को दिया था मैंने, तो काफी उनके बॉडी में पेन वगैरह रहता था। तो एक उम्र के बाद होता ही है, बहुत सारी चीजें कम हो जाती हैं बॉडी में। तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, मैम क्या, मैंने कहा दीदी आप ना एक हमारा एसबीटीसी जूस है सीबक का, आप उसको यूज करो। तो पहले तो उनको पता नहीं था, लेकिन मैं उनके घर जाके उनको दिया कंटिन्यू, और 4-5 डब्बे उन्होंने लगातार यूज कर रही है, और उस दिन से बोली कि मैं अपने आप को बहुत एनर्जेटिक महसूस करती हूँ। तो इस तरह का है सर। बाकी कोशिश जारी है। थैंक यू, थैंक यू सर। Thank you so much for sharing the testimony, sir. Recording stopped. थैंक यू एवरीवन। आप लोग इसी तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करें, खुद भी यूज करें, और जो अच्छे टेस्टिमोनीज आते हैं उसको सबके साथ शेयर करें।